TNT Hindi Tech. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टीएनटी हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आज मेरे पास में एक 1.5 टन का स्प्लिट एसी का इंडोर यूनिट पड़ा हुआ है और इसके ऊपर आज हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे कि इसमें एरर कोड किस तरह से आते हैं, इसमें ब्लोअर मोटर को किस तरह से फाइंड करते हैं कि वो वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है, ख़राब हो चुकी है, और किस तरह से हम इसमें सप्लाई चेक करें कि आउटडोर यूनिट में सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है, तो हमें कैसे पता चले इंडोर यूनिट में कि वो आउटडोर को सप्लाई दे रही है या नहीं दे रही है। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा जो एरर कोड की जो प्रॉब्लम आती है, तो काफ़ी फ्रेंड कहते हैं कि सर ये एरर कोड की जो प्रॉब्लम आती है ये हम इसे फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि इसमें क्या एक्चुअली प्रॉब्लम होती है एरर की। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देखेंगे और मैं वो सारे एरर को क्रिएट करके बताऊंगा कि किस तरह से वो एरर यहाँ पे आते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको लगभग 2 पार्ट में मिल सकती है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको स्प्लिट एसी यूनिट के बारे में पूरी डिटेल आपको पता चले। तो ये मेरे पास में एक्चुअली किसी के मुझे लगाना था, सेकेंड हैंड मैंने ख़रीदा है किसी को लगाने के लिए, और मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं आपको पूरी वीडियो बना के दूँ, पूरी डिटेल बताऊं कि किस तरह से हम एरर का जो प्रॉब्लम आता है वो करें और किस तरह से हम ब्लोअर मोटर को फाइंड करें कि ये ख़राब है या सही है। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको पूरी चीज़ें मैं नज़दीक से दिखाता हूं और इसमें सारी पीसीबी के बारे में भी बताता हूं कि पीसीबी को किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि ये पीसीबी ख़राब है, डेड है, और पीसीबी किस तरह से वर्क करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम इस टेबल पे आ चुके हैं बिल्कुल एसी यूनिट के पास में। तो सबसे पहले मैं इसे ऊपर का कैप हटा देता हूँ। हालांकि मैंने सारे स्क्रू पहले ही निकाल चुके हैं और ये सैमसंग कंपनी का है, ये देखिए। तो मैं इसे हटा देता हूँ। और अब इसे हटा देते हैं। और जो भी पार्ट आप खोलते हो इसमें बड़े ही आराम से खोलें। जो ये सामने की जो ये ब्लेड होती है ब्लोअर की, जो मूव करती है, स्वयं करती है, ये वाली ब्लेड कई बार टूट जाती है, इसके लॉक टूट जाते हैं, तो इसे बिल्कुल आराम से और सावधानी से निकालें। हालांकि मैंने यहाँ का पार्ट ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो फिर भी मैंने ऐसे रखा था कि मैं आपको निकालते हुए दिखाऊँ। तो मैं इसे अभी यहाँ से निकालता हूँ। और ये सेंसर लग रहा है इसमें। तो फ्रेंड, ये हमने निकाल दिया है और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी कंट्रोल पैनल पीसीबी है जो रिमोट से कंट्रोल होती है, और इसमें भी कई सारी चीज़ें लगी हुई है, जैसे कि ये रूम टेम्परेचर सेंसर। काफ़ी फ्रेंड बोलते हैं कि सर ये रूम टेम्परेचर सेंसर कहाँ होता है। तो फ्रेंड, ये होता है रूम टेम्परेचर सेंसर, और ये बॉडी के पास में या इसके पास में ऐसे लगा हुआ होता है। और एक होता है कूलिंग टेम्परेचर सेंसर, जो इसकी एवरीपोर्टर जिसे हम कहते हैं कूलिंग कॉइल, इसकी जो कूलिंग को कंट्रोल करता है वो ये वाला होता है। ये पाइप के अंदर, ट्यूब के अंदर दबा हुआ होता है, ये देखिए, ये वाला होता है कूलिंग टेम्परेचर सेंसर, जो इसकी कूलिंग को टेम्परेचर कंट्रोल में रखता है और आउटडोर यूनिट को उसके कूलिंग के हिसाब से बंद चालू करता है। तो ये इस सेंसर का काम होता है, बंद चालू करने का। इस सेंसर का भी वही लगभग काम होता है कि रूम टेम्परेचर सेंसर को ऑब्जर्व करके उसे आउटडोर यूनिट को कब बंद करना है, कब चालू करना है। ये दोनों ही सेंसर इसी तरह से लगभग काम करते हैं। ये कूलिंग के ऊपर इफेक्ट करता है कि इसकी कूलिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, जो हमने टेम्परेचर रिमोट के ऊपर सेट करके रखा हुआ है, तो वो उस हिसाब से उसे एब्जॉर्ब करके इस आउटडोर यूनिट को बंद कर देता है। कूलिंग को स्टार्ट करने के लिए और कूलिंग को बंद करने के लिए एक कंप्रेसर ही काम करता है। तो ये यहाँ पे उसका पूरा कंट्रोल होता है, और ये सेंसर जो होते हैं ये वही काम करते हैं। अगर कूलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आउटडोर यूनिट को बंद कर देगा, और ये भी रूम टेम्परेचर सेंसर भी वही काम करता है कि रूम में पूरी तरह से टेम्परेचर आ चुका है तो वो उस टेम्परेचर को लेके आउटडोर यूनिट को बंद कर देता है। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ वापस, अभी हमारा इसका कोई काम नहीं है। अब हम इसमें वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं जो एरर कोड शो होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे चालू करता हूँ। ये हमारी पावर वायर है, और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये वाली वायर जो है आउटडोर यूनिट के लिए जाती है, और यहीं से सप्लाई लगा के आउटडोर यूनिट को जाती है, जो मैंने नीचे छोड़ रखी है वायर। और मैं आपको दिखा देता हूँ वो वायर, ये वाली वायर है ब्लैक कलर की,
ये। और ये वाइट वाली वायर आपको यहाँ दिख रही है, ये वाइट वाली वायर ये है इस एसी की, इंडोर यूनिट की। और इसे हमें सप्लाई देंगे तो ये ब्लोअर चालू हो जाएगा, हवा आने लग जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पे आपको जो एरर कोड है जिसका प्रॉब्लम जो आप देखते हैं कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, एरर आ जाते हैं, तो इसे किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले इसे ऑन करता हूँ। तो फ्रेंड मैंने इसे चालू कर दिया और आप जैसे कि देख रहे हैं अभी ये इसे रिमोट से चालू करना होगा। और रिमोट से जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और अभी इसका टेम्परेचर जो है 18 के ऊपर है। और ये देखिए ये हवा इसकी चालू हो गई है। तो अब हम इसे वापस बंद करते हैं और अभी इसमें कोई एरर नहीं आ रहा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एरर किस तरह से आते हैं। तो फ्रेंड अब आप बिल्कुल पास से देखिए, मैं इसमें एरर आपको शो करके दिखाता हूँ। और जब हम इसमें एरर दिखाएंगे, जैसे कि मैं अभी इसे रिमोट से बंद कर दिया है, अब मैं इसमें करूँगा ये कि ये जो सेंसर वाली जो वायर है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पे वायर लगी हुई है और ये है सेंसर वाली पिन। अब मैं इसे जैसे ही यहाँ से हटाता हूँ तो ये एक एरर शो करने लगेगा। इसमें दोनों सेंसर लगे हुए, एक रूम टेम्परेचर वाला और एक कूलिंग वाला। तो इसे मैंने हटा दिया और अब इसमें एरर आ गया है E1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एक E1 एरर शो करेगा। और मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये वापस एरर आके बंद हो जाता है, ये ऑन नहीं होगा। ये देखिए ये ऑन ही नहीं होगा। अब आप इसमें जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, ऑन नहीं होगा। तो इसका कारण क्या है? E1 एरर, ई सीरीज़ के जितने भी एरर आते हैं तो ये सेंसर की वजह से ही आते हैं, या ये कूलिंग टेम्परेचर सेंसर। तो इन दोनों में से कोई भी अगर एक ख़राब हो जाता है तब ये एरर शो करता है। तो अब मैं आपके सामने इसकी वायर काटूंगा सेंसरों की और आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। यहाँ थोड़ी सावधानी है क्योंकि यहाँ पे अभी करंट है और मैं बिल्कुल सावधानी के साथ में काम कर रहा हूँ और आपको भी सावधानी के साथ में ही काम करना है। ये मैंने यहाँ से एक वायर निकाल दी। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कूलिंग टेम्परेचर सेंसर है, इसमें दो वायर है एक साथ जुड़ी हुई, तो मैं इसमें इस एक वायर को अलग करूँगा और उसे मैं काट दूँगा। ये मैंने इसे अलग कर दिया है। अब मैं इसे यहाँ से काट दूंगा, बिल्कुल अलग कर दूंगा। ये देखिए मैंने इसे काट दिया। अब मैं करूँगा क्या कि ये लगा दूंगा वापस इसमें, और सबसे पहले इसे हम ऑफ़ करेंगे क्योंकि ऑफ़ करके ही ये चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर चालू में करेंगे तो हो सकता है पीसीबी डैमेज हो सकती है। तो मैं यहाँ पहले ये सारी चीज़ों को एक बार निकाल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें दिखाऊँ। ये मैंने निकाल लिए है सेंसर। और अब आप देख रहे हैं कि कूलिंग टेम्परेचर सेंसर जो है इसका मैंने वायर काट दिया है। अब मैं इसे यहाँ पे वापस यूँ लगा दूँगा और फिर इसे ऑन करूँगा और फिर देखते हैं क्या शो करता है। अब शो कर रहा है E2, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब एरर आ रहा है E2। अब इसे हम ऑन करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। ये देखिए ऑफ हो जाएगा। जैसे ऑन करते हैं तो थोड़ा सा स्वैप होता है और वापस बंद हो जाता है। तो ये E2 जो एरर आता है वो आता है इस कूलिंग टेम्परेचर की वजह से। अब मैं इसका वायर अगर मैं वापस जोड़ दूंगा तो ये ई टेम्परेचर जो है E2 ये हट जाएगा। तो मैं इसे वापस ऑफ करता हूँ और यहाँ से इसकी थोड़ी सी वायर को छीलता हूँ। इसमें हम थोड़ी पहले ट्यूब डाल देते हैं। तो मेरे पास में ट्यूब है तो मैं ये ट्यूब डालता हूँ ताकि इसे हम
ये ट्यूब डालता हूँ ताकि हम इसे गर्म कर देंगे तो ये श्रिंक हो जाएगी और उस पर चिपक जाएगी, ताकि हमें टेप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैं इसमें यहाँ पे ये ट्यूब डाल देता हूँ और इसे कहते हैं हम श्रिंक ट्यूब। ये मैंने इसकी वायर लगा दी और ये ट्यूब इसके ऊपर सरका देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आपने पहले देखा था E1 E2, अब मैं करूँगा ये कि इसकी वायर को अब काटूँगा, तो फिर देखते हैं कि क्या एरर आता है। फ्रेंड, जो भी मैं चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको समझ में आए इसलिए दिखा रहा हूँ। हालांकि मैं इसमें मेरे इस यूनिट का भी नुकसान हो सकता है, लेकिन नो प्रॉब्लम, इसका सलूशन मैं निकाल लूँगा। और ये देखिए, ये मैं यहाँ से इसे काट दिया, अब ये अलग हो चुका है। अब देखिए, कूलिंग टेम्परेचर सेंसर जो है मैंने लगा दिया है और अब ये रूम टेम्परेचर सेंसर की जो है मैंने एक वायर काट दी है। तो अब देखते हैं क्या एरर आता है। मैं इसे ऑन करता हूँ। अब इसमें एरर आ रहा है E1, मतलब ये है कि इसमें अगर ये टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो जाता है, रूम टेम्परेचर सेंसर, तो E1 आता है। अगर ये वाला सेंसर ख़राब हो जाता है तो E2 आता है। और जैसे ही हम इसे यहाँ पे टच करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये एरर हटना चाहिए। हाँ, बिल्कुल हट गया। और अब हम इसे रिमोट से चालू करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। ये हटा देते हैं तो वापस एरर E1 आ जाएगा। एक बार ऑन करके देखते हैं, ये देखिए E1 आ गया, बंद हो गया वापस। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है ज़्यादातर टेम्परेचर सेंसर, रूम टेम्परेचर सेंसर और कूलिंग टेम्परेचर सेंसर की वजह से होती है। तो अब मैं इसमें देखते हैं कि दूसरा एक और 2-3 एरर जो शो होते हैं वो किस किस वजह से होते हैं, वो भी हम यहाँ पे क्रिएट करके देखेंगे। तो मैं इसे पहले बंद कर देता हूँ और इस सेंसर को हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमने इस सेंसर के बारे में देख लिया दोनों भी कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है अगर सेंसर ख़राब हो जाए तो। फ्रेंड, अभी हमने देखा था कि इस कूलिंग टेम्परेचर सेंसर और ये रूम टेम्परेचर सेंसर से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो अब हम देखेंगे कि बाकी और जो प्रॉब्लम होती है जैसे एरर की, वो किस किस चीज़ों से होती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्रिएट करके देखूंगा, क्योंकि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे एरर आते हैं तो कौन सा एरर है। तो हमें सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करना होता है। हमारे अगर हम एसी का काम कर रहे हैं तो एक एक चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल होनी चाहिए। अब ये देख लीजिए, ये कूलिंग टेम्परेचर सेंसर और रूम टेम्परेचर सेंसर है। तो अब इसमें आप कहेंगे कि यार ये इसमें तो इस तरह की पिन लग रही है, तो हम इसमें अब दूसरा कैसे लगा सकते हैं। तो सिंपल है फ्रेंड, आप यहाँ से वायर काट के बीच में वायर लगा के बीच में से जॉइंट कर सकते हैं किसी भी सेंसर को और रेक्टिफाई कर सकते हैं कि ये एरर इसी की वजह से तो नहीं आ रहा। तो फ्रेंड, मैं आपको थोड़ी सी सलाह यही दूंगा कि E1 E2 या E3 इस तरह के एरर आते हैं तो ये ज़्यादातर इस सेंसर के वजह से ही आते हैं। तो चलिए अब हम आगे वाले एरर की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पे कौन सा और एरर क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे मैं हटा के देखता हूँ, कई सारी चीज़ें यहाँ लग रही है। यहाँ हमें पीसीबी निकालनी पड़ेगी इस बॉक्स को थोड़ा, ताकि पीसीबी बाहर आ जाए। और याद रहे कि 4 स्क्रू जैसे निकाल रहे हैं वैसे ही हमें वापस लगाना होगा, क्योंकि कई बार कई प्रॉब्लम आती है कि कई बार हम स्क्रू छोड़ देते हैं और स्क्रू छोड़ देते हैं तो वो जगह लूज़ हो जाती है, और जब ये एसी चलता है तो उसकी वजह से वाइब्रेशन होता है और आवाज़ आने लग जाती है। तो ये इस तरह की जो नॉइज़ क्रिएट होती है ये हमारे लूज़ कनेक्शन के वजह से ही होती है। कि मान लीजिए हम ये पीसीबी का डब्बा अगर थोड़ा लूज़ लगा देंगे तो ये हिलने लगेगा और उसके बाद आपको कई सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है, जैसे नॉइज़ आना। तो ये पार्ट अलग हो गया है और हमें ये वाला पार्ट भी थोड़ा अलग करना है। तो इसके अंदर क्या है, पीसीबी है। तो पीसीबी नीचे नहीं है, सॉरी, पीछे पीसीबी जो है यहीं ऊपर ही है। तो हम इसे नहीं निकालेंगे पूरा, हम यहीं रहने देंगे। तो सबसे पहले मैं प्लग पिन हटाता हूँ। तो फ्रेंड, हमने पीसीबी निकाल ली, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी इसमें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है
इससे पहले मैं हटा देता हूँ, इसके बारे में मैं बाद में समझाऊंगा। ये वैसे ये जो वायर है ये इससे फ्रंट में जो पीसीबी है इसके साथ में लगी हुई है, इससे कंट्रोल करती है यहाँ से। तो अब आप देखिए ये वाइट वाली वायर जो हम यहाँ पे पावर के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ये देखिए ये वाली पावर के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, और ये यहाँ पे कंट्रोल में ब्लू कलर की वायर यहाँ अटैच है ऑलरेडी। और ये जो ब्राउन कलर वायर है इस रिले में लगी हुई है, और इस रिले से ही एक दूसरी ब्राउन जो है 1 नंबर पे आ रही है। मतलब ये कि ये रिले जो है इस पीसीबी से ऑन होता है, और पीसीबी से रिले ऑन होते ही तुरंत आपका न्यूट्रल हो या फेस हो एक सप्लाई को चालू करता है और आउटडोर यूनिट को चालू करता है। तो ये जो पीसीबी है ये कंट्रोल करती है टाइमिंग के हिसाब से, रूम टेम्परेचर सेंसर को कंट्रोल करती है। ये कंट्रोल पीसीबी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि यही जो पीसीबी होती है यही सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। ये जो पीसीबी है इसी में से डीसी करंट बाहर निकलता है, और डीसी करंट ये आपके इस कंट्रोल, ये देखिए आपको दिख रहा नहीं था, डीसी करंट जो है ये इसको कंट्रोल करता है। ये पे जो कंट्रोल पीसीबी सामने लगी हुई है रिमोट वाली, तो इसे कंट्रोल करने के लिए इसमें डीसी करंट चाहिए, और वो डीसी करंट इस पीसीबी से मिलता है। तो इस तरह के पैनल आपको कई जगह लगे हुए दिख जाएंगे, किसी में पतले लगे हुए हैं, किसी में चौकोर लगे हुए हैं, किसी में डिस्प्ले नहीं होता है, किसी में खाली 4-5 या लाइटें होती है एलईडी लाइट। उसी से हमें समझ में आता है कि इसमें एरर आ रहा है या ब्लिंक कर रही है और ऑन नहीं हो रहा है। तो उस तरह के एरर जो आते हैं वो ब्लिंक करने से हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें एरर है। रेड कलर की वायर जो होती है, रेड कलर का जो बल्ब होता है वो ब्लिंक करने लगता है, एसी ऑन नहीं होता रिमोट से, तो इसका मतलब ये है कि उसमें एरर है। किस चीज़ का एरर है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है, जैसे कि रूम टेम्परेचर सेंसर या कूलिंग टेम्परेचर सेंसर का एरर हो सकता है, या उसमें ब्लोअर मोटर ख़राब हो उसका एरर हो सकता है। तो अब आप देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये ब्लोअर मोटर की सप्लाई यहाँ लगी हुई है, ये लग रही है सप्लाई, और इसमें 3 वायर हैं। अब कई फ्रेंड बोलते हैं कि सर ब्लोअर मोटर में 3 वायरें होती हैं तो वो क्या क्या काम करती है। तो देखिए ये जो ब्लोअर मोटर है इसकी वो एसी करंट से चलती है, जैसा कि हमने ये भी वायर निकाली है, ये ब्लोअर मोटर की वायर है। और ये जो इसके साथ में ये दिख रहा है आपको रिले जैसा, ये कैपेसिटर है 2 MFD का कैपेसिटर है, और इसमें माइनस प्लस जो है 5% चलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें 3 या 2.5 का भी कैपेसिटर लगा देंगे तो चल जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो, इस पीसीबी पे लगा हुआ है, कई ऐसे कैपेसिटर होते हैं जो पीसीबी पे ही लगे हुए होते हैं, वो अलग से लगे हुए नहीं होते। तो अब इसमें यही चीज़ है, देखिए कि ये कैपेसिटर पीसीबी पे लगा हुआ है, अब इसे हमें अलग करना है तो कैसे करें, और अगर ये ख़राब हो जाए तो हम इसे अलग से कैसे लगाएं। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना होता है कि यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसमें 2 ही कनेक्शन होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ नीचे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कनेक्शन कैपेसिटर का है और ये कनेक्शन कैपेसिटर का है, और यहाँ पे 3 वायरें लग रही हैं। तो 3 वायरें किस तरह से लगती हैं, इस तरह से लगती है, मतलब इसमें रेड वायर जो है कैपेसिटर पे लगी हुई है, और दूसरी तो इसमें जो कैपेसिटर की वायरिंग है, एक वायर लगी हुई है रेड पे और एक लगी है ब्लू पे, और बीच वाली जो येलो कलर है वो कॉमन वायर है। तो हमें अगर ये पीसीबी वाले कैपेसिटर ख़राब हो जाते हैं तो इस यूनिट में, अब कई यूनिट में अलग अलग कलर की वायरें होती है, तो हम इस यूनिट के अंदर इसे रेड और ब्लू पे कैपेसिटर लगा के, रेड के ऊपर आपको फेस या न्यूट्रल देना है, और ब्लू बीच में जो येलो कलर है कॉमन है, इस पे आपको न्यूट्रल या फेज। अब मान लीजिए अगर आप रेड के ऊपर फेज दे रहे हैं तो येलो कलर के ऊपर आपको न्यूट्रल देना होगा। तो ये फ़ैन है, रनिंग करने लग जाएगा। अब रही पीसीबी के ऊपर लगा हुआ है तो हम इसमें किस तरह से कनेक्शन दें या किस तरह से समझें। तो देखिए आपको करना यह है कि इसे एज इट इज़ ऐसे कैसे रहने दो। आपको यहाँ से जब आप इस कैपेसिटर को निकालेंगे तो एज इट इज़ कैपेसिटर की 2 वायरें होती हैं, तो आपको यहाँ पे और यहाँ पे शोल्डरिंग करके लगा दो और आपका ब्लोअर मोटर रन हो जाएगी और चलने लग जाएगा। तो 2 MFD या 2.5 MFD का आप कैपेसिटर इसमें लगा सकते हो। देखिए फ्रेंड, आपको हर कैपेसिटर आपको मिल जाएगा, 2 MFD का भी मिल जाएगा, 2.5 का भी मिल जाएगा, 3 का भी मिल जाएगा। ऐसी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं मिल रहा है। अगर आपको
वही लगा दो, अगर आपको मिल रहा है तब भी आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो, तो ऐसा मत करो। अगर आपको मिल रहा है तो आप वही चीज़ लगाओ जो मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास में होता है कि आप 2 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है तो आप उसमें 5% बढ़ा के 2.5 का या 3 का आप कैपेसिटर लगा सकते हो। ये है इसमें, जैसे कि आप किसी भी कैपेसिटर के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे 2 MFD लिखा हुआ है, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। 2 MFD लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है -5 या +5%। मतलब आप -5 में भी लगा सकते हो, +5 में भी लगा सकते हो। मतलब कि आप 1.5 MFD का भी लगा सकते हो और आप 2.5 MFD का भी लगा सकते हो 2 MFD की जगह पे। तो सिंपल सी बात है, इस कैपेसिटर को आप यहाँ से सोल्डरिंग के थ्रू निकाल दीजिए और यहाँ यहीं पे एज इट इज़ आपको कैपेसिटर की वायर जोड़नी है। अब रही बात उसमें कि कैपेसिटर में माइनस प्लस होता है कि अगर एसी मोटर है और उसमें माइनस प्लस आप देखेंगे तो एसी करंट के ऊपर माइनस प्लस मायने नहीं रखता, आप कोई भी वायर किधर भी लगा सकते हो। अगर डीसी मोटर है तो उसमें माइनस प्लस मायने रखता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक पीसीबी के ऊपर ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं छोटा सा कैपेसिटर है, इसके ऊपर माइनस प्लस होता है। जैसे कि आप इधर से देखेंगे तो ये माइनस वाला हिस्सा है और इस साइड का जो प्लस वाला आता है, तो ये माइनस का एक निशान लगा हुआ भी आपको दिखेगा। तो आपको शायद कैमरे में सही तरीके से नहीं दिखेगा, मैं आपको एग्जांपल के लिए एक चीज़ दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मेरे पास में ये डीसी पीसीबी का ये डीसी पीसीबी है। मतलब इसमें डीसी करंट, एसी करंट के थ्रू डीसी को कन्वर्ट करके ये सामने कंट्रोल पीसीबी को कंट्रोल करता है, डीसी करंट देता है। और डीसी करंट ये इस रिले को भी देता है ताकि वो एसी करंट को ऑन करे और आपकी आउटडोर यूनिट को चालू करे। तो इस तरह का कैपेसिटर होता है, तो इसमें एक माइनस का निशान होता है। इसका मतलब ये है कि ये डीसी पीसीबी के ऊपर लगेगा जिसमें माइनस और प्लस मायने रखता है। अगर आप एसी करंट के एसी मोटर के ऊपर आप कैपेसिटर लगा रहे हो तो उसमें कोई माइनस प्लस मायने नहीं रखता, आप कोई भी वायर किधर भी लगा सकते हो। तो सेम यही चीज़ इसमें होती है कि इसमें अगर यहाँ पीसीबी के ऊपर अगर कैपेसिटर लगा हुआ है एसी करंट का, तो आप इसे हटा के आप सेम उसी जगह पे आप वायर ज्वाइंट करके इसमें सेट कर सकते हो। तो फ्रेंड, ये हो गई कैपेसिटर की बात। अब हमने यहाँ पे जो है ब्लोअर मोटर की वायर को निकाल दिया है। अब हम इसे चालू करके देखेंगे कि क्या एरर शो करता है। तो मैं इसे इस कंट्रोल जो यहाँ पे पीसीबी लग रही है, इसकी ये वायर है जो यहाँ पे डीसी करंट देती है और बाकी सारे कंट्रोल यहाँ से वहाँ से होते हैं। फ्रेंड, ये पीसीबी का जो काम है बहुत ज़्यादा डिटेल में अंदर तक का काम है, ये हमारे समझ में बहुत जल्दी नहीं आएगा। इसे जैसे हम धीरे धीरे इस पे काम करेंगे तब हमें ये सारी चीज़ें समझ में आएगी कि हमें पीसीबी पे किस तरह से काम करना है, उसे किस तरह से रेक्टिफाई करना है। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ एरर के बारे में देखेंगे, जो एरर शो होते हैं, किस कारण से शो होते हैं, क्या कारण होता है एरर शो करने का, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम एरर के बारे में देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे वायर लगाता हूँ और देखेंगे कि अब कौन सा एरर शो होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लोअर मोटर की वायर को है निकाल दिया है। अब मैं इसे चालू करके देखता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आया है एरर E3। हमने मोटर की वायर निकाल रखी है और थोड़ी देर के बाद में इसने शो किया है E3। तो इसका मतलब ये है कि E3 एरर मोटर का है। अब ज़रूरी नहीं है कि E3 आए, E4 भी आ सकता है, क्योंकि हर कंपनी के यूनिट के ऊपर अलग अलग एरर आते हैं और हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। मैं इसलिए आपको एरर दिखा रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों को रेक्टिफाई करना है, जैसे कि रूम टेम्परेचर सेंसर, कूलिंग टेम्परेचर सेंसर, ब्लोअर मोटर या ब्लोअर मोटर का कैपेसिटर। अगर ब्लोअर मोटर का कैपेसिटर भी ख़राब होगा तो भी आपको एरर शो करेगा, तो वो भी हम अभी आगे देखते हैं। तो चलिए, आपने देख लिया कि अगर मशीन आपकी ब्लोअर मोटर ख़राब होगी या उसमें कोई शॉर्ट हुआ होगा या मोटर बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हो गई होगी या जल गई होगी अंदर से, तो आपको ये एरर शो करेगा E3।
अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि कैपेसिटर अगर ख़राब हो जाता है तब क्या एरर आता है। तो मैं इसे पहले बंद कर देता हूँ और उसके बाद में हम कैपेसिटर निकालेंगे। हालांकि वो पीसीबी पे लगा हुआ है, लेकिन हम पीसीबी से ही कैपेसिटर को हटाएंगे। तो ये मैंने ऑफ़ कर दिया। अब हम इसमें पीसीबी से कैपेसिटर को हटाते हैं। तो फ्रेंड, अभी हमने सोल्डरिंग को गर्म होने के लिए रखा है। जैसे ही वो गर्म होगा तो हम इस पीसीबी से इस कैपेसिटर को हटाएंगे और देखेंगे कि फिर क्या एरर शो होता है। अभी तक हमने देखा एरर जो है E1, E2 और E3। जैसा कि E1 जो है रूम टेम्परेचर सेंसर की वजह से होता है, E2 जो है ये कूलिंग टेम्परेचर की वजह से होता है जो ख़राब हो जाए तब, और E3 है जो अगर आपकी ब्लोअर मोटर में कोई मिस्टेक हो या ब्लोअर मोटर बंद पड़ गई हो किसी कारण की वजह से, जलने की वजह से भी, तो आपको जो एरर शो होता है E3। तो अब हम देखेंगे कि हम ये कैपेसिटर अगर ख़राब हो जाता है तब कौन सा एरर शो होता है। देखिए फ्रेंड, आपके हर यूनिट के हिसाब से अलग अलग एरर होते हैं और हमें वहाँ पे रेक्टिफाई सिर्फ यही करना होता है कि आपको रूम टेम्परेचर सेंसर, कूलिंग टेम्परेचर सेंसर या ब्लोअर मोटर को रेक्टिफाई करना है कि वो ओके है या ख़राब है, या आपको देखना है कि ब्लोअर मोटर का कैपेसिटर ख़राब हो गया तो आप एक दूसरा कैपेसिटर एक्स्ट्रा लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये पीसीबी पे लगा है तो हम दूसरा नहीं लगा पाए, आप डायरेक्ट इसी के साथ में सोल्डरिंग कर सकते हो। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि ये पंखे का कैपेसिटर है, मेरे पास में ये 2.5 का मतलब 2.5 MFD का कैपेसिटर है। तो इसकी आप सोल्डरिंग करके एज इट इज़ इसके कनेक्शन के साथ में यूँ लगा सकते हो और फिर आप ऑन करके देख सकते हो। अगर ब्लोअर मोटर काम कर रही है तो इसका मतलब यही है कि इसका कैपेसिटर ख़राब हो गया है, इसके वजह से ये वर्क नहीं कर रही। और अगर आपको देखना है कि ये मशीन ख़राब हुई है, इसके वजह से शो नहीं कर रहा, तो हमें कैसे पता चले कि ये वाकई ही मशीन ख़राब है। तो फ्रेंड, आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी कि ये ओके है या नहीं है। तो अब कॉन्टिन्यूटी किस तरह से चेक करोगे? तो कॉन्टिन्यूटी आपको सीरीज़ बोर्ड से चेक करनी होगी या कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से। तो अभी मैं आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से चेक करके बताता हूँ ये ओके है या ख़राब है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कॉन्टिन्यूटी टेस्टर जो है अभी ग्लो कर रहा है फुल। अब ये करेगा डिम ग्लो। अब आपको शायद कैमरे में थोड़ा मैं यहाँ पे लाइट थोड़ी डिम कर देता हूँ ताकि आपको ये नज़र आए। तो देखिए अभी ये फुल ग्लो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो ये डिम ग्लो करेगा। तो मैं यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करवाता हूँ। तो फ्रेंड, मैं आपको लाइट चालू करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे ये जो मोटर की वायर है इसके अंदर मैंने 3 वायर लगा दिए, ऑरेंज को छोड़ के, रेड, येलो, ब्राउन कलर। अब मैं यहाँ पे इसमें टच करके कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करूँगा। तो इसमें से ऑरेंज हटा देते हैं और इन तीनों पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो मैं वापस आपकी लाइट जो है डिम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे जो लाइट ग्लो कर रही है वो डिम ग्लो कर रही है। डिम ग्लो का मतलब ये है कि ये ओके है। अगर ये इस तरह से फुल ग्लो करे तो इसका मतलब ये है कि ख़राब है, शॉर्ट हो रहा है, या कुछ भी कॉन्टिन्यूटी आपको यहाँ पे आपके इस टेस्टर में नहीं शो कर रही, इसका मतलब ये है कि ख़राब है। अगर यहाँ अभी डिम ग्लो कर रही है तो ये ओके है मोटर। ये देखिए यहाँ पे भी डिम ग्लो कर रही है, ओके है। तो तीनों टर्मिनल पे आपको कॉन्टिन्यूटी से चेक करना है कि ये ओके है या नहीं। देखिए यहाँ पे भी डिम है और जैसे मैं यहाँ लगाता हूँ तो ये फुल जलने लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये ओके है। यहाँ तीनों टर्मिनल पे हम चेक कर रहे हैं तो आपकी कॉन्टिन्यूटी टेस्टर डिम लाइट दिखा रहा है, फुल नहीं दिखा रहा। और फुल अगर दिखा रहा होगा तो आपका टेस्टर अगर लाइट को फुल दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी मोटर जल चुकी है। अगर आपका ये टेस्टर कॉन्टिन्यूटी टेस्टर लाइट डिम दिखा रहा है तो ओके है मोटर, और टेस्टर फुल लाइट दिखा रहा है तो डिफेक्ट है, या फिर कोई कॉन्टिन्यूटी ही शो नहीं हो रही तो इसका मतलब ये डिफेक्ट है। तो चलिए अब हम इसे हटा देते हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये जंपर बोलते हैं इसे, मैं पीसीबी के वर्किंग में यूज़ में लेता हूँ। तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल हमें आगे देखनी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे सीखनी है अभी। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे मेरी शोल्डरिंग मशीन जो है गर्म हो चुकी है और अब मैं आपको यहाँ से ये जो है कैपेसिटर हटा के दिखाऊंगा।
तो ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है और इसे मेरे को हटाना है यहाँ से। ये हटा दिया। तो फ्रेंड हमने यहाँ से ये कैपेसिटर को हटा दिया और यहाँ पीसीबी पे अब कोई कैपेसिटर नहीं है। अब हमें करना यह है कि हम यहाँ पे इस फैन मोटर की कनेक्टर को जो है कनेक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया और अब हम चेक करेंगे कि क्या एरर शो करता है। तो चलिए मैं इसे ऑन करता हूँ, यहाँ प्लग इन करता हूँ और इसे ऑन करता हूँ और इसे हम रिमोट से ऑन करते हैं। ये ऑन हो चुका है। एरर जो है कुछ टाइम में शो होता है अगर ब्लोअर मोटर ख़राब होगी तो। देखते हैं, अभी थोड़ा वेट करते हैं क्या एरर आता है इसमें। इसमें एरर आया है E3। जैसा कि आपको शायद उतना दिख नहीं पा रहा होगा, तो आपको जैसे चमकता हुआ जो ये दिख रहा है यहाँ पे E और यहाँ पे 3, मतलब ये E3 एरर आ चुका है इसके अंदर। तो फ्रेंड आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपकी ब्लोअर मोटर ख़राब है तो भी E3 का एरर आता है। अगर आपकी मोटर की कैपेसिटर ख़राब है तब भी आपका एरर जो है E3 आता है। अब मैं वापस इसमें कैपेसिटर लगा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका जैसे कैपेसिटर निकाला है हम वैसे कि वैसे ही उसे वापस लगा देते हैं। सबसे पहले इसका कनेक्टर निकालना होगा। तो ये मैंने इसमें लगा दिया है। मैं अच्छे से इसकी सोल्डरिंग कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब हमने इसमें कैपेसिटर को दोबारा से लगा दिया, ये देखिए। तो हमने इसमें अभी कैपेसिटर लगा दिया है वापस। और अब इसमें दूसरा एरर चेक करेंगे क्योंकि इसमें फ्रेंड ज़्यादा कनेक्टर नहीं लगे हुए हैं। कई एसीओ में जो कनेक्टर होते हैं वो लगे हुए होते हैं, वायरों के साथ में बीच बीच में अटैच होते हैं। जैसे कि ये कनेक्टर है, इसके साथ में एक दूसरा कनेक्टर अटैच होगा तो उसे हम कनेक्टर कहते हैं, टी पॉइंट भी कहते हैं। जो टी सॉकेट होते हैं वो लगे हुए होते हैं। तो वो कनेक्टर अगर ख़राब होंगे और उसमें कोई लूज़ कनेक्शन होगा तब भी कुछ ना कुछ एरर आपको शो करेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे करता ये हूँ कि इनकी वायरों की कनेक्शन वापस लगा देता हूँ। ये वाला वायर इसका था और ये वाला इसका और ये इसका। अब यहाँ पे एरर कौन सा शो हो सकता है मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ क्योंकि एक पीसीबी है और इसमें कोई और दूसरा कनेक्शन नहीं है। हाँ, ये मोटर का एक कनेक्शन है जिसमें कंट्रोल स्पीड को वो कंट्रोल करता है। तो जैसा कि आप ये टेम्परेचर वाले के साथ में एक कनेक्शन देख रहे हो ब्लू कलर का, इस कनेक्शन को मैं हटाता हूँ। इस कनेक्शन को मैं हटाता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या एरर शो करता है। ये जो कनेक्टर है ये मोटर का है। ये मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लगा रखा है, जिसमें हम रिमोट से स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं वो इसमें शो होती है। एक होती है लो, मीडियम और हाई। 3 स्पीड इसके अंदर होती है, तो इसमें लो, मीडियम, हाई ये 3 स्पीड के ऊपर रन करता है, इसलिए 3 वायर दे रखी है। अगर इसमें 4 स्पीड होती तो यहाँ पे 4 वायर लगी हुई होती। तो चलिए मैं इसमें ये वायर हटाता हूँ और अब इसे ऑन करके देखते हैं कि क्या एरर आता है। और अब इसे ऑन करते हैं। देख रहे हैं कि क्या एरर आ सकता है इसके अंदर। E3 एरर ही आया है फैन के लिए। तो इसमें हमने जो वायर हटाई है कंट्रोल करने के लिए, उसके वजह से इसमें E3 एरर आ चुका है।
तो इसका मतलब ये है कि अगर इसमें स्पीड कंट्रोल नहीं हो रही तब भी आपका E3 एरर इसमें आ सकता है। तो अब मैं इसे ऑफ़ करता हूँ और वापस इस वायर को लगा के देखते हैं कि वापस E3 को शो करता है क्या। इसे मैंने ऑफ़ किया और ये कनेक्टर मैं वापस यहाँ लगा देता हूँ। ऑन करता हूँ। तो फ्रेंड अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि सारे कनेक्शन लग चुके हैं यहाँ पे और बिल्कुल परफेक्टली अभी ये चल रहा है। तो इसमें अभी कोई एरर शो नहीं करेगा क्योंकि कनेक्शन सारे लगे हुए हैं। तो इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ, नॉइज़ आएगी आपके आवाज़ के साथ में मेरे। ये मैंने इसे ऑफ़ कर दिया। तो चलिए मैं आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। तो फ्रेंड हमने देखा आज इस वीडियो में कि किस तरह से स्प्लिट एसी के यूनिट के अंदर एरर शो होते हैं। तो हमने यहाँ पे सारी प्रॉब्लम को क्रिएट किया और उसके बाद में उसके एरर देखे और आप समझ ही गए होंगे कि जितने भी ई सीरीज़ के जितने एरर है वो किस तरह से आते हैं और क्या प्रॉब्लम होती है एरर की। तो फ्रेंड सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है एरर की या तो उसका ब्लोअर मोटर ख़राब हो चुका है, या उसके अंदर रूम टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो चुका है, या उसका कूलिंग टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो चुका है, या ब्लोअर मोटर की स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही है, उसकी कॉन्टिन्यूटी में कोई फॉल्ट है, या उसके वायर में या उसके कनेक्टर में कोई फॉल्ट हो, तब भी एरर शो हो जाता है। और हमने देखा कि अगर ब्लोअर मोटर का कैपेसिटर ख़राब हो या वो वीक हो चुका है तब भी एरर शो होता है। तो हमने सारी प्रॉब्लम को यहाँ पे क्रिएट करके उनके एरर के बारे में देखा है। तो अब रही एफ सीरीज़ के एरर की। एफ सीरीज़ के एरर कई यूनिटों में आते हैं और कई यूनिट में नहीं आते। जैसा कि ये जो मॉडल हमारे पास में पड़ा हुआ है ये सैमसंग का मॉडल है और इसके अंदर एफ सीरीज़ का कोई भी एरर इसमें शो नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कनेक्टर जो है वो लगे हुए नहीं है। क्योंकि टी पॉइंट के जो कनेक्टर होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ में लगते हैं, वो कनेक्टर अगर लूज कनेक्शन हो या उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो या मॉइस्चर आने की वजह से उसने अपने कनेक्शन छोड़ दिया हो, तब इस तरह के एरर जो एफ सीरीज़ के एरर है वो शो होते हैं। तो फ्रेंड इस तरह के एरर है जो काफ़ी सारे यूनिट में अलग अलग आते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें ई सीरीज़ के एरर आ रहे थे तो डेकन या मित्सुबिशी या आपके हिटाची के एसी के अंदर किस तरह के एरर आते हैं, क्योंकि सब में अलग अलग एरर आते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह था कि अगर आपको इस तरह के एरर शो होते हैं तो आपको रेक्टिफाई क्या क्या करना है। जैसा कि हमने यहाँ पे रेक्टिफाई किया कि सेंसर ख़राब हो सकता है, ब्लोअर मोटर ख़राब हो सकती है, या उसके जो कनेक्टर होते हैं एक दूसरे के साथ में लगे हुए वो ख़राब हो सकते हैं। तो वही चीज़ों को आपको रेक्टिफाई करना है जब एरर आपके शो होते हैं। और काफ़ी दोस्तों ने मुझसे इन्वर्टर एसी के बारे में पूछा था कि इन्वर्टर एसी के बारे में हमें नॉलेज दीजिए। देखिए फ्रेंड, अभी तक मेरे पास में इन्वर्टर एसी की रिपेयरिंग आई नहीं है और जब तक मेरे पास उस एसी की रिपेयरिंग या सर्विसिंग नहीं आ जाती तब तक मैं उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे भी उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है। क्योंकि अभी तक अब वो 2 सालों के अंदर ज़्यादा चलना शुरू हुए, क्योंकि पहले बहुत कम चलते थे इन्वर्टर एसी। तो अब इस साल मेरे ख्याल से काफ़ी सारे, तकरीबन मैं भी 2 यूनिट लगा चुका हूँ इन्वर्टर एसी के, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें ख़राब होती है, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो सारी चीज़ें मुझे भी देखनी है, क्योंकि मैं खुद भी उस चीज़ को देखना चाहता हूँ। तो कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊँ और उसे मैं पहले अपने पास लेके आऊँ और उसे रेक्टिफाई करूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिस तरह से हमने यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्रिएट करके देखी थी उसी तरह से। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमने एक ही वीडियो में बता दी और फिर भी हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि ये कूलिंग कॉयल है, इसमें जब ऑयल जमा हो जाता है, ये कई बार इसमें 2 कॉयल ठंडी करती है और एक नहीं करती, और एक करती है तो 2 कॉयल ठंडी नहीं करती। तो उसका क्या रीज़न होता है और किस तरह से हमें समझ में आए कि ये यहाँ पे कूलिंग क्यों नहीं हो रही और यहाँ एक जगह पे कूलिंग क्यों है। तो ये इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि हम इसे फ्लश कैसे कर सकते हैं, फ्लश करके इसके अंदर का ऑयल किस तरह से हम निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें कोई ऑयल नहीं है, लेकिन वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो वो प्रैक्टिकली बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो आई होप फ्रेंड आपको इस वीडियो में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।